चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान का पार्ट 56 और इसमें आज हम लोग विद्युत स्टार्ट करने वाले हैं। तो विद्युत में दो पार्ट में विद्युत खत्म होगा। एक तो पहला पार्ट होगा आपका कि स्थिर विद्युत की, यानी कि जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, और एक दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में क्या होता है कि आवेश गतिमान होता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा स्थिर विद्युत की, जिसको कोशिश करेंगे कि आज हम लोग पूरा खत्म कर दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि ग्रुप डी का जो एग्जाम अप्रैल से होने वाला है, जिसमें 25 क्वेश्चन ओनली साइंस से पूछे जाएंगे। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर आप तीनों को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है एग्जाम में जाने के बाद। इसलिए दोस्तों अभी है आपके पास 3 महीने का टाइम है। आप लोग इसमें इसी 3 महीने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को काफी मजबूत कर लीजिए, तो आपको काफी आसानी से एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्थिर विद्युतिकी कहने का मतलब होता है कि इस चैप्टर में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो आवेश स्थिर हो उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग विद्युत धारा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत धारा वहीं पर प्रवाहित होता है जहां पर आवेश गतिमान होता है। लेकिन हम लोग तो पढ़ने वाले हैं स्थिर विद्युत के बारे में। तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि BC, यानी कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व में यूनान के दार्शनिक थे थेल्स। ठीक है, यूनान के एक दार्शनिक का क्या नाम था? थेल्स नाम था। तो उन्होंने देखा कि जब अम्बर जो होता है दोस्तों, अम्बर क्या होता है कि पेड़ पौधों का जो जीवाश्म बहुत पुराना हो जाता है, तो वो जीवाश्म क्या होता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो उस जीवाश्म को जो ठोस अवस्था में बदला हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रगड़ करके पत्थर जैसा चमकीला बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है अम्बर। ठीक है, इससे आभूषण बनता है। को बिल्ली की खाल से, अगर हम लोग अम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो उसमें जो होता था कि कागज के छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लगभग 600 ईस्वी पूर्व में यूनान के एक दार्शनिक थेल्स थे। उन्होंने देखा कि जब अम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता था तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता था। ठीक है, यद्यपि इस छोटे से प्रयोग का स्वयं कोई विशेष महत्व नहीं था। उस समय में क्या था कि इस छोटे से प्रयोग का कोई महत्व नहीं था। ठीक है, परंतु वास्तव में यही प्रयोग आधुनिक विद्युत युग का जन्मदाता माना जाता है। उस समय में क्या हुआ था कि जो थेल्स ने प्रयोग किया था 600 ईस्वी पूर्व में, उस समय में यह छोटा सा प्रयोग का कोई महत्व नहीं था। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो यही जो प्रयोग था जो थेल्स ने किया था, वही प्रयोग जो मॉडर्न में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक युग जो आया उसका जन्मदाता वही प्रयोग को माना जा सकता है। ठीक है, थेल्स के 2000 वर्ष बाद तक इस खोज की तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। थेल्स ने जो प्रयोग 600 ईस्वी पूर्व में किया था, इसके 2000 साल बाद तक भी इस प्रयोग पर किसी का ध्यान नहीं गया। अब 16वीं शताब्दी में गैलीलियो के समकालीन डॉक्टर गिलबर्ट, अब 16वीं शताब्दी में गैलीलियो जो थे, 16वीं शताब्दी में गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के समकालीन यानी कि उन्हीं के समय में काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर गिलबर्ट। तो जो उन दिनों इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक थे। डॉक्टर गिलबर्ट क्या थे? महारानी एलिजाबेथ का घरेलू चिकित्सक थे। तो उन्होंने क्या प्रमाणित किया कि अंबर एवं बिल्ली के खाल की भांति बहुत अन्य वस्तुएं हैं जो कांच, जैसे कांच और रेशम, लाख और फलानेल, ये सब क्या वस्तु है को जब आपस में रगड़े जाते हैं तो उनमें भी छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कहने का मतलब था कि जो थेल्स ने जो 600 ईस्वी पूर्व में प्रयोग किया था, उस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए जो इंग्लैंड के जो
महान एलिजाबेथ घरेलू चिकित्सक थे डॉक्टर गिलबर्ट, तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में यह प्रमाणित किया कि ये जो अम्बेर और बिल्ली के खाल की भांति और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको रगड़ने से यह जो गुण था, जो छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने वाला गुण, यह उसमें आ जाता है। तो घर्षण से प्राप्त इस विद्युत को, ये जो आकर्षित करने का गुण आता है, वो जो विद्युत, उसको विद्युत बोलते हैं। तो घर्षण से प्राप्त इस प्रकार के विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। घर्षण करने से जो विद्युत प्राप्त हुआ, यानी कि जो आकर्षित करने का गुण प्राप्त हुआ, तो इस विद्युत को घर्षण विद्युत यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे स्थिर विद्युत भी कहा जाता है। क्यों स्थिर विद्युत कहा जाता है? क्योंकि ये जो जैसे कि एक है, ये पत्थर है, ठीक है, ये क्या है, अंबर है, ठीक है, और ये बिल्ली का खाल है, ठीक है, ये बिल्ली का खाल है। दोनों को अगर हम रगड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक दोनों पर आवेश आता है, एक पर पॉजिटिव तो एक पर नेगेटिव आवेश आएगा, और दोनों आवेश क्या होता है कि स्थिर रहता है, इधर उधर मूवेबल नहीं होता है, यानी चलता फिरता नहीं रहता है। जो आवेश उत्पन्न हुआ वो दोनों क्या होता है कि स्थिर रहता है दोनों पर आवेश। तो इसलिए इस विद्युत को, जो दोनों पर उत्पन्न हुआ विद्युत, तो उसको स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, बशर्ते पदार्थों को रगड़ने से उन पर उत्पन्न आवेश वहीं पर स्थित रहे जहां पर रगड़ से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, स्थिर रहे तो स्थिर विद्युत कहा जाता है। अतः स्थिर विद्युत की जो होता है विज्ञान की यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसकी विषय वस्तु वैसे आवेशित पदार्थों के गुणों का अध्ययन है जिन पर विद्युत आवेश स्थिर रहते हैं। मैंने तो आपको पहला लाइन यही बताया था कि स्थिर विद्युतिकी में हम लोग स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आवेश उत्पन्न हुआ, यानी कि बिल्ली की खाल पर और अम्बेर पर जो आवेश रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न हुआ, तो वो आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है, यानी रगड़ने से, बिल्ली की खाल और अम्बेर को रगड़ने से जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो जिसमें वस्तु रगड़ी जाती है और जो वस्तु रगड़ी जाती है, दोनों ही में समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक अम्बेर है और एक ये खाल है बिल्ली का, दोनों को अगर हम रगड़ेंगे तो दोनों पर आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन दोनों पर समान परिमाण, यानी कि दोनों पर मात्रा जो होगा आवेश का वो समान होगा, लेकिन उसका जो प्रकृति होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी अगर इस पर मात्रा 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर 3 निगेटिव चार्ज होगा, यानी मात्रा दोनों चार्ज का, दोनों आवेशों का समान है, लेकिन प्रकृति अलग अलग है। एक पर धनात्मक है तो एक पर ऋणात्मक है। और ये धनात्मक और ऋणात्मक नाम किसने दिया था? तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का नाम सबसे पहले दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बताया था कि विपरीत होती है। ठीक है, एक वस्तु पर के आवेश को धनावेश कहा जाता है। आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ये जो आवेश का नामकरण किया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेशों का जो नामकरण किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न विद्युत को धनात्मक विद्युत कहा गया। अब ये एक कांच है, ठीक है, ये कांच है और ये रेशम है, तो कांच और रेशम को रगड़ेंगे तो कांच पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, और रेशम पर जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, इन्होंने कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एबोनाइट या लाख की छड़ को फ्लानेल या रोएदार खाल, इन दोनों में से किसी से रगड़ने पर उन उत्पन्न विद्युत को ऋणात्मक विद्युत कहा गया। घर्षण के कारण दोनों प्रकार की विद्युत बराबर परिमाण में एक ही साथ उत्पन्न होती है। जितना परिमाण धनात्मक का होगा उतना ही ऋणात्मक। धनात्मक चार्ज की संख्या 5 है तो ऋणात्मक इसकी संख्या 5 ही होगी।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो सारणी 15 तक जो नाम दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि नीचे की सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर आवेश उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो पहले है उसमें धनावेश आएगा। यानी अगर हम लोग रोआ को एबोनाइट से रगड़ेंगे तो रोआ पहले आ गया और एबोनाइट बाद में आया, ठीक है। तो रोआ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग बात करें कांच को रगड़ेंगे रोआ से तो रोआ पर पॉजिटिव, कांच पर नेगेटिव, यानी जो पहले आएगा उस पर पॉजिटिव, जो बाद में आएगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि अगर हम चमड़ा से रगड़ेंगे, चमड़ा 3 नंबर पे है, तो चमड़ा से अगर रगड़ेंगे कागज को तो चमड़ा पर पॉजिटिव और कागज पर निगेटिव, क्योंकि चमड़ा 3 नंबर पे है, कागज 6 नंबर पे है, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया। तो किसी भी जो पहले आ रहा है उसको बाद वाले से रगड़ेंगे तो पहले वाले पे पॉजिटिव, बाद वाले पे निगेटिव चार्ज यानी कि निगेटिव आवेश आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आवेश का कुछ गुण होता है उसको देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है ये और ये एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो समान आवेशों के बीच, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और एक ये निगेटिव है ये निगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि सजातीय आवेशों यानी कि लाइक चार्ज, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, यानी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यानी अगर हम लोग निगेटिव और निगेटिव दोनों समान चार्ज है, दोनों को नजदीक लाएंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को अपने से दूर धक्का देगा, ठीक है। यानी दोनों एक इधर धक्का देगा, इसको इधर देगा, इसको धक्का। तो समान आवेश यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लाएंगे तो भी क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर असमान आवेश हो जाए, यानी कि एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए, तो दोनों को नजदीक लाएंगे तो दोनों में आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक जगह पे 2 फिजिक्स का टीचर आ गया, एक फिजिक्स का यहाँ पे आ गया, एक फिजिक्स का यहाँ पे आ गया, ठीक है, और दोनों अगर नजदीक में है तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेगा, दोनों चाहेगा कि हम उसको दूर धक्का दे दें, ठीक है, दोनों एक दूसरे को धक्का देना चाहेगा, गिराना चाहेगा। लेकिन वही अगर एक केमिस्ट्री का हो जाए, एक फिजिक्स का हो जाए, तो दोनों में सांठ-गांठ हो जाएगा, दोनों चाहेगा कि हम दोनों मिल करके कंबाइन करके कोचिंग को चलाएं। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर समान है तो दूर फेंकेगा, प्रतिकर्षण होगा, और असमान आवेश है तो आकर्षण होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं विद्युतीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो घर्षण के कारण उत्पन्न आवेशों की घटना को समझने के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक सुझाव दिए। अब जो हमने अभी तक जो देखा कि घर्षण करने से जो आवेश उत्पन्न होता है, तो इसको समझाने के लिए जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक सुझाव दिए कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो वर्तमान में आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, वर्तमान में क्या है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत सर्वमान्य है। यानी कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो है, जो कि पूरा विश्व में अभी माना गया है, ये विद्युतीकरण का सिद्धांत जो है उसको समझने के लिए। तो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है? तो मैंने आपको केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री का जो लुसेंट समर विज्ञान केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी अगर कोई भी XYZ कोई भी परमाणु है तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो उसको उस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर कर दें, यहाँ से अगर हम बाहर कर दें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे कोई X है, इससे बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कोई Y है, कोई Y तत्व है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को इंटर करा दे, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है इस थ्योरी में, इस सिद्धांत में, कि इस सिद्धांत का विकास थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, ये सब केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे। इन्हीं सब वैज्ञानिकों के कारण इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था,
इस सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है, मान लेते हैं एक ये वस्तु है एक ये वस्तु है, दोनों को आपस में हम रगड़ेंगे तो क्या होगा कि उनमें से एक वस्तु के परमाणुओं की बाहरी कक्षा में भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु के परमाणुओं में चले जाते हैं। ये जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है, इसको अगर ये दोनों के बीच रगड़ेंगे दोनों को एक दूसरे से, तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पे चला जाएगा, इसके बाह्यतम कक्षा में इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इससे निकलेगा। तो अगर मान लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ गया, इसमें 6 नेगेटिव हो जाएगा, इसमें 6 नेगेटिव हो जाएगा, इसमें 6 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें धनात्मक आवेश 6 हो जाएगा, इसमें ऋणात्मक आवेश 6 हो जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें धनात्मक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करता है उसमें ऋणात्मक चार्ज होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु के परमाणुओं में चले जाते हैं। इससे पहली वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि जिससे निकल करके दूसरे में गया तो जिससे निकला उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तथा दूसरी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। अतः पहली वस्तु पर धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज एवं दूसरी वस्तु ऋणावेशित नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अब दोस्तों मान लेते हैं कि कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, इसमें क्या विद्युत धारा है। ठीक है, इसमें क्या है, चाहे मान लेते हैं एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर दोनों रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कितना दूरी पर दोनों के बीच आकर्षण काम करता रहेगा, कुछ तो लिमिटेशन होगा, कुछ तो लिमिट होगा ना, कि इतना दूर ले जाएंगे तो भी आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों में काम करता रहेगा। तो उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना दूर तक आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण ये अनुभव करता रहता है, तो उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी जगह विद्युत से आविष्ट वस्तु अगर रहती है तो उसका प्रभाव उसके चारों ओर सीमित क्षेत्र पर पड़ता है। इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। यानी कि एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होगा, लेकिन एक लिमिट तक होगा, यानी कि वस्तु को बहुत दूर ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो जितना लिमिट तक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता रहता है तो उसी लिमिट को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक प्रकार का रेखा के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये जो रेखा है उस प्रकार के रेखा के रूप में कार्य करता है। इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा। ठीक है, इस रेखा को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। विद्युत बल रेखा जो होता है एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। और ये जो विद्युत बल रेखा है वो अगर आप मोबाइल के स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन के बाहर तरफ भी आएगा और स्क्रीन के अंदर तरफ भी जाएगा। यानी कि ये चारों ओर समान रूप से ये जो है वितरित होता है। ऐसा नहीं है कि ये इसी प्लेन में, जो स्क्रीन का जो प्लेन है उसी प्लेन में है, ऐसा नहीं है। ये बाहर तरफ भी आएगा, अंदर तरफ भी जाएगा, यानी कि चारों ओर जो है समान रूप में वितरित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चालक, यानी कि कंडक्टर। तो चालक क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से हो उन्हें चालक कहते हैं। तो मैंने दोस्तों शुरू में ही बताया था कि हम लोग अभी स्थिर आवेश को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर गतिमान आवेश को पढ़ेंगे तो हम लोग को विद्युत धारा पढ़ना पड़ेगा। विद्युत धारा वहीं पर उत्पन्न होगा जहां पर आवेश गतिमान हो। अगर आवेश स्थिर हो तो विद्युत धारा नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से हो, आवेश का प्रवाह यानी कि आवेश का चलना, आवेश का प्रवाह कहने का मतलब होता है कि आवेश चल रहा हो, तो आवेश चलेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह हो तो उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, लगभग सभी वस्तुएं अम्ल, क्षार, लवण के जलीय विलयन, मानव शरीर आदि विद्युत चालक पदार्थ के उदाहरण हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। काफी इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है। अब और चालक क्या होगा? चालक कंडक्टर समझ में आ गया आपको, कि जिससे आवेश का प्रवाह आसानी से हो, सरलता से हो, यानी कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। और चालक यानी कि जिससे आवेश का प्रवाह नहीं होता है,
जिन पदार्थों से आवेश का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसे अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल आदि क्या है, अचालक पदार्थ का उदाहरण है। अब अर्धचालक क्या होता है, यानी कि जो चालक और अचालक दोनों के गुणों के बीच में आता हो उसको कहते हैं अर्धचालक। यानी कि इसमें क्या होता है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि क्या है, अर्धचालक के उदाहरण है। कभी कभी आपको एग्जाम्पल भी आ जाता है, सिलिकॉन क्या चीज का उदाहरण, अर्धचालक का उदाहरण, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब क्या है, अर्धचालक का उदाहरण है। अब देखिए, अब क्या होता है कि ये जो चालक, अर्धचालक और अचालक है, इस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर जो चालक पदार्थ है उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत प्रतिरोध कहने का मतलब कि चालक पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी कि विद्युत को बहुत कम रोकता है, वो आसानी से प्रवाह होने देता है। और चालक पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, वो विद्युत को प्रवाहित होने ही नहीं देता है। और अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध थोड़ा सा होता है, जो कि थोड़ा थोड़ा विद्युत को रोकता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो जो चालक पदार्थ है, जिसमें कि पहले विद्युत प्रतिरोध बहुत ही कम था ही नहीं, उसमें क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता रहता है तथा उसकी विद्युत चालकता घटती है। विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता तो घटेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जबकि अर्धचालक में क्या होता है कि इसको गर्म करते हैं तो इसका ताप के बढ़ाने पर क्या होता है, विद्युत चालकता क्या होता है कि बढ़ता है, ताप घटाने पर यह घटेगा। ठीक है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी उसकी चालकता बढ़ जाती है। देखिए, एक चालक होता, चालक का ताप अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। वही अगर अर्धचालक हो जाए तो इसका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं कि चालक पदार्थ का अगर प्रतिरोध बढ़ाएं, चालक पदार्थ का ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब कोई पदार्थ चालक है, अर्धचालक है, अचालक है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कैसे व्याख्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। तो अगर कोई पदार्थ है तो इस पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री नेगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। अगर वही पर फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है तो उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है। तो यहां पर कह रहा है कि चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक पदार्थ में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो उस पर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अचालक पदार्थ में क्या होता है कि अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसलिए अचालक पदार्थ में विद्युत का चालन नहीं होता है। और अर्धचालक में क्या होता है कि सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप एवं अशुद्धियां मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। और एक टॉपिक आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर कितना आवेश है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, उसको कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कोई पदार्थ है, ये इस पर मान लेते हैं आवेश है। ठीक है, इस पर कुछ आवेश है, तो इसके पृष्ठ पर आवेश का घनत्व यानी डेंसिटी कितना है वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बट्टा क्षेत्रफल। मैंने आपको हर बार बताया है कि कोई भी चीज अगर बट्टा में आ जाए उसको बोलते हैं प्रति एकांक यानी प्रति इकाई। तो यहाँ पर इससे क्या बोल सकते हैं कि पृष्ठ घनत्व जो होता है आवेश का वो होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश की संख्या या आवेश की मात्रा को उस पदार्थ का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। जैसे कि चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग, विद्युत बल के नियम या कूलॉम का नियम। एक कूलॉम थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक नियम दिया था। मैंने अभी आपको बताया कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है, ठीक है। अगर समान आवेश को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे को दूर फेंकेगा, और वही असमान आवेश हो तो एक दूसरे को नजदीक आकर्षित करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो जिस बल से प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है, तो उस बल को जिसके नियम से हम लोग निकालते हैं वो है कूलॉम का नियम। यानी कि कितना दूर रखेंगे किसी आवेश को तो कितना बल लगेगा, कितना बल से प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा, तो उस बल को हम लोग ज्ञात करते हैं कूलॉम के नियम से। तो यह नियम क्या कहता है कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल का कार्य करता है, ठीक है। तो ये तो आपको पहले से पता है। यह बल दोनों आवेशों के परिमाण, यह बल जो होता है दोनों आवेशों के परिमाण, उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कूलम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को दो नियम प्रतिपादित किए। तो कूलम साहब ने क्या कहा था कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो ये दोनों कुछ प्रतिकर्षण बल जो होगा, बल जो लगेगा, तो वह बल कितना होगा, वह बल उस पर डिपेंड करेगा कि दोनों आवेश के परिमाण क्या है, यानी कितना कितना आवेश है दोनों, कि दोनों आवेश की मात्रा कितनी कितनी है, ठीक है। और दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। और दोनों आवेश के बीच में जो ये मीडियम है, ये जो माध्यम है उसकी प्रकृति क्या है उस पर भी निर्भर करेगा, दोनों के बीच जो बल लगेगा वो। तो अब तीनों पर जो डिपेंड करेगा, यानी कि आवेश की मात्रा पर, बीच की दूरी पर और माध्यम की प्रकृति पर, तो उस पर कैसे डिपेंड करता है, किस प्रकार से डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं कि दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अनुक्रमानुपाती कहने का मतलब होता है कि दोनों का अगर आवेश बढ़ता है तो बल भी बढ़ेगा और आवेश घटता है तो बल भी घटेगा। यानी कि बल जो होता है दोनों के बीच लगने वाला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। यानी कि अगर एक आवेश, एक चार्ज जो है Q1 है और एक चार्ज Q2 है, तो दोनों के चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बल जो है सो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दोनों कहा था। यानी कि अगर आवेश बढ़ता है तो बल भी बढ़ेगा दोनों के बीच का, और अगर दूरी बढ़ता है तो बल घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब होता है कि एक दूसरे का उल्टा होना, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। और समानुपाती कहने का मतलब होता है कि दोनों, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब दोनों नियम को अगर हम लोग कंबाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टा R², ठीक है। ये हो गया कूलॉम का नियम। अब दोस्तों फिजिक्स में क्या होता है कि अगर समानुपाती चिन्ह हटा करके अगर हम लोग बराबर का साइन लगाते हैं तो एक अचर पद जुड़ जाता है, ठीक है। अगर F बराबर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। ये इसका जो फॉर्मूला है ये हो गया कूलॉम का नियम का। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है जो दोनों के निर्वात में विद्युतशीलता है, यानी कि दोनों के बीच जो माध्यम है, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है कांस्टेंट टर्म है, यानी कि अचर पद है। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि ई नॉट जो ये लिखा हुआ है, ई पर एक आगे शून्य जो जीरो लिखा हुआ है, ई नॉट इसको पढ़ते हैं। यह इसको निर्वात में विद्युतशीलता बोलते हैं। और इसका मान जो निर्वात में होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसका जो मात्रक है वो कहाँ से निकलता है, इसका मात्रक आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब चलिए, अब जो है ई आर एप्सिलॉन आर जो है वो निर्वात में सापेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसका मान निर्वात में क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम लोग इसको ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम लोग लेकर के आगे नहीं चलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। और ये इसका टोटल का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि Q1 एवं Q2 आवेशों के बीच क्रियाशील बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला से आगे हम देखेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर होता है। यानी ये जो टर्म है ये इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से f का वैल्यू अगर हम लोग इस फॉर्मूला में f, ये जो f बराबर है Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर गुना ये इसका वैल्यू जो आ गया 9 गुने 10 पावर 9। तो अगर हम लोग Q1 आवेश को 1 कूलम मान ले, Q2 आवेश को 1 कूलम मान ले और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर मान ले, तो दो बल का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब यही हुआ कि जब निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रहकर दो समान और बराबर आवेशों के बीच 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है तो उनमें से प्रत्येक को एकांक आवेश कहते हैं। यानी कि ये जो अगर एक आवेश एकांक आवेश ले लिया जाए तो बल कितना हो जाता है, बल हो जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यानी कहने का मतलब अगर बल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो और दोनों के बीच की दूरी हो 1 मीटर, तो ये जो आवेश होगा इसको हम लोग एकांक आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 कूलम आवेश होगा। ठीक है, तो आवेश, ये तो आवेश का क्या हो गया, आवेश का परिभाषा हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। अगर किसी चालक से होकर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश के परिमाण को 1 कूलम्ब कहते हैं। अगर किसी चालक से होकर के 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, अगर किसी चालक से होकर के 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, कूलम्ब कहते हैं। आपको एक चीज पता होगा, मैंने आपको जब पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में केमिस्ट्री में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द -19, ये जो इतना कूलम्ब आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब जो आवेश है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर है। तो 1 कूलम्ब आवेश कितना इलेक्ट्रॉन पर होगा, इतना आवेश अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर है तो 1 कूलम्ब आवेश होगा 1 बट्टा इतना। ठीक है, बराबर 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन पर। यानी कि कूलम्ब की परिभाषा से 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड। ठीक है, तो प्रति सेकेंड में जितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। ठीक है, दैट इज 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। यानी कि 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इस फॉर्मूला से सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अतः किसी चालक में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने का तात्पर्य यह है कि चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से प्रति सेकेंड कितना, प्रति सेकेंड 6.25 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। 1 एम्पियर कहने का मतलब कि 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। यानी कि 1 कूलम्ब कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 1 कूलम्ब जो होता है वो 6.25 × 18 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड जहां से प्रवाहित हो रहा है, इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 एम्पियर करंट वहां पर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब जो कूलम्ब का जो नियम दिया था उस नियम का जो कुछ उपयोग है उसको हम लोग देखते हैं। कूलम्ब के जो कुछ नियम जो दिया था उसका उपयोग क्या महत्व है उसका। तो कूलम्ब के नियम की सहायता से हम लोग किसी परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच बल निकाल सकते हैं। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच जो बल होगा तो इस कूलम्ब के नियम से हम लोग निकाल सकते हैं। परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु बनाने वाले बल, अब जैसे परमाणु है, इसको बांध करके जो अणु बनता है दोनों के बीच जो बल होगा उसको भी निकाल सकते हैं।
उसके बाद परमाणु तथा अणुओं को परस्पर बांधकर ठोस अवस्था द्रव बनाने वाले बलों को समझा सकता है। इससे दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्यकारी विद्युत बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से की जा सकती है। दो कार्यकारी जो आवेश है उसके बीच जो विद्युत बल है उसको उसकी तुलना हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं। आपको मैंने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाया, उसको आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल को जानने के लिए आप लोग उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो ये दोनों बल एक ही जैसे नियमों के अनुसार तथा निर्वात में भी कार्य करते हैं, ठीक है। परंतु इनमें मुख्य अंतर यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल ही होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, जबकि आवेश दो प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण में क्या मैंने पढ़ाया था, F बराबर Gm1m2 बट्टा आर स्क्वायर, और अभी मैंने आपको बताया विद्युत बल में कि 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, दोनों सेम है, ठीक है। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और ये हो गया विद्युत बल। दोनों में क्या होता है कि एक टर्म कांस्टेंट होता है, इसमें भी ये कांस्टेंट अचर है, इसमें भी ये अचर है। दोनों एक में होता है द्रव्यमान 1 द्रव्यमान 2 बट्टा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, इसमें भी होता है आवेश 1 आवेश 2 बट्टा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, केवल आकर्षण होता है, लेकिन विद्युत बल में क्या होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है क्योंकि उसमें केवल आकर्षण होता है, और विद्युत बल में आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, इसलिए इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। अगर समान है तो प्रतिकर्षण, असमान है तो आकर्षण होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि कूलॉम का नियम बहुत अधिक दूरियों से लेकर के बहुत छोटी दूरियों तक के लिए सत्य है। कूलॉम का जो नियम है, जो कि विद्युत बल का जो नियम है, वो अधिक से अधिक दूरी और कम से कम दूरी तक के लिए दोनों के लिए सत्य है, ठीक है। इससे कम दूरियों पर जो बल कार्य करता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। यानी कि कूलॉम का नियम जो है वो 10⁻⁻14 मीटर तक के लिए सत्य है। इससे कम हो जाए तो उस बल को नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। इस बल का मान विद्युत बल से बहुत अधिक होता है। यह कणों के आवेशों पर निर्भर नहीं करता, यह परमाणु में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के नाभिक में बद्ध किए रहता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र मैंने बताया था अभी आपको पहले, उसकी तीव्रता यानी कि उसकी इंटेंसिटी, वह कितना शक्तिशाली है, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में इससे r मीटर की दूरी पर वाले विद्युत बिंदु पर तीव्रता क्या होगा, E बराबर 9 × 10⁹ Q बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। सेम फॉर्मूला जो F बराबर था 9 × 10⁹ Q1 × Q2 बट्टा आर स्क्वायर था बल। तो यहाँ पर क्या है कि एक अगर एकांक आवेश हो जाए, यानी कि एक आवेश का मान 1 हो जाए, एक आवेश का मान Q रहे, तो जो बल निकलेगा उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ठीक है, एक आवेश 1 हो जाए, एक आवेश Q हो जाए, तो ये जो बल निकलेगा उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसको E से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलॉम। यह एक सदिश राशि है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। साधारणतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। अब है कि खोखले चालक के भीतरी भागों में विद्युत क्षेत्र, खोखला जो चालक है, जैसे कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक तार है, यह खोखला है, अंदर से होल है, ठीक है। तो इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। काफी इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखेंगे और आगे यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लाइन पढ़ना था कि किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। अब है एक टॉपिक विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। कोई एकांक धनावेश है, उसको अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो जो जितना कार्य करना पड़ेगा लाने में हमको, उसको कहते हैं विद्युत विभव। उस कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। अर्थात विद्युत विभव किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए कार्य एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति है, ठीक है। यानी कि विद्युत विभव जो होगा V बराबर वो क्या होगा कि कोई एकांक आवेश को,
यानी कि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, जो कार्य हमको करना पड़ा इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ा तो उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। वर्क का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम जो होगा विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा, जिसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। और इस वोल्ट का नाम एक वैज्ञानिक थे एलेसेंड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम विद्युत पोटेंशियल जो विद्युत विभव है उसका नाम उसके मात्रक का नाम वोल्ट दिया गया। ठीक है, और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश है लेकिन विद्युत विभव क्या है, अदिश है। अब है जीरो पोटेंशियल। किसी भौतिक राशि को नापने के लिए प्रायः पैमाना तथा निर्देश बिंदु लाया जाता है जिसका पठन शून्य माना जाता है। ठीक है, तो विद्युतीय विभव को नापने के लिए निर्देश बिंदु के रूप में पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी एक विशाल चालक है, इसमें थोड़ा आवेश देने से, इसमें थोड़ा सा आवेश निकल लेने से इसमें विभव कोई अंतर नहीं होता है, यानी पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य रहता है। तो आपने तराजू देखा होगा, तो तराजू से जो हम लोग तोलते हैं तो सबसे पहले तराजू क्या करते हैं, न्यूट्रल ले लेते हैं, शून्य मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बटखारा लगा करके हम लोग तोलते हैं। तो किसी भी फिजिकल राशि, किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए हम लोग रेफरेंस में जो लेते हैं उसको शून्य लेते हैं। ठीक है, तो विभव को मापने के लिए जो हम पृथ्वी का विभव का मान शून्य मान करके चलते हैं तो उसी को हम लोग शून्य विभव कहते हैं। अब आया वोल्ट। तो वोल्ट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत विभव है उसका मात्रक है वोल्ट। ठीक है, तो एक वोल्ट क्या होता है, तो यदि एक कूलम, मैंने आपको वोल्ट का जो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला बताया था W बट्टा क्या Q, V बराबर W बट्टा Q, मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था आपको कि V बराबर W बट्टा Q, यानी कि विद्युत विभव बराबर जो एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता था। ठीक है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता था, वोल्ट होता था। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि एक वोल्ट बराबर एक कूलम आवेश और एक जूल कार्य। कहने का मतलब हुआ कि यदि एक कूलम धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़े तो बिंदु का विद्युत विभव एक वोल्ट कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक वोल्ट लाने के लिए आपको ऊपर वाला भी एक लाना पड़ेगा और नीचे वाला भी एक लाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर एक जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एक वोल्ट विभव विद्युत विभव हुआ। ठीक है, वही यहाँ पर आपको कहा गया है। अब विभवांतर नाम से स्पष्ट है, तो एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। अब एक था कि मैंने उस टाइम अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया था, अब क्या है कि एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेगा, एक स्थान A है, ये स्थान B है और Q आवेश है, तो इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर जो विभव का अंतर होगा उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक कूलम धनात्मक आवेश, हर जगह धनात्मक आवेश दिया गया है, को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है तथा यह भी एक अदिश राशि है। ठीक है, जैसे अगर VA और VB है, यहाँ का विभव है VA और यहाँ का विभव VB है, तो विभवांतर होगा VB माइनस VA, यानी कि जो विभव यहाँ का होगा उस विभव में से यहाँ के विभव घटाएंगे तो विभव का अंतर निकलेगा, यानी कि विभवांतर कहते हैं उसको। तो इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब किसी खोखले चालक के भीतर भाग का विभव, जब किसी खोखले चालक पर आवेश दिया जाता है तो वह धन आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है, भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता है, लेकिन चालक के खोखले भाग पर विभव शून्य नहीं होता। वास्तव में इस भाग के प्रत्येक बिंदु विभव समान होता है और चालक के विभव के बराबर होता है। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि किसी खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है शून्य। ठीक है, लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होता है, विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। अब है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक
कैपेसिटी। तो किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, उतने ही आवेश को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो किसी चालक में अगर हम आवेश देंगे तो उसके विभव में 1 की वृद्धि होगी। जितने आवेश देने से किसी चालक के विभव में 1 की वृद्धि होती है, तो उस आवेश को जिस आवेश को हमने दिया है विभव में 1 की वृद्धि होने के लिए, तो उस आवेश को चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है। अगर Q कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में V वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता C बराबर Q/V, यानी कि एकांक विभव में वृद्धि होने के लिए जितना आवेश हमने दिया उस आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? कैपेसिटी, यानी कि विद्युत की चालक की धारिता कहते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराडे। ठीक है, इसका ऐसा मतलब क्या होता है? फैराडे होता है। अगर किसी चालक में 1 कूलम आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इसके प्रयोग हेतु माइक्रो फैराड का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि 10⁻⁶ फैराड का मात्रक प्रयोग किया जाता है। आया समझ में आपको? यानी कोई चालक है, इसमें हम लोग आवेश दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग Q आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आवेश देने से इसके विभव में वृद्धि होगी, और विभव में वृद्धि अगर 1 की होती है, 1 वोल्ट वृद्धि होती है विभव में, तो जितना आवेश हमने दिया उस आवेश को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो अगर 1 कूलम आवेश देने से 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।